हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉस्टिंगर इफेक्ट क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है वो मालूम होना चाहिए। हमने ग्राफ में तो देख लिया कि डी पोर्शन है वो स्ट्रेन हार्डनिंग है, पर उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मेरा चेन का बिजनेस है, तो एक दिन मेरे पास कस्टमर आया, उसे स्विंग राइड के लिए चेन चाहिए थी 50 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ की। अब मेरे पास चेन थी वो 40 किलो न्यूटन की। तो मैंने उससे पूछा कि ये चेन आपको चलेगी? वो बोला नहीं, मुझे 50 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ की चेन ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप कल आइए, मैं आपको कल दे दूंगा। अब मेरे पास स्टॉक में तो चेन अवेलेबल थी नहीं 50 किलो न्यूटन की। तो मैंने क्या किया, उस चेन पर टेंसाइल फोर्स लगाया और जैसे ही उसने यील्ड पॉइंट क्रॉस कर लिया मैंने लोड रिमूव कर दिया। फिर से मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, फिर से उसने यील्ड पॉइंट क्रॉस किया, फिर से मैंने लोड रिमूव कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उस चेन की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी। अब वो कस्टमर कल आया, मैंने उसको चेन दे दी। अब देखो यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या, तो किसी भी मटेरियल पर अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका इलोंगेशन होगा। अब अगर ये मेरा टेंशन फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है तो जैसे ही लोड रिमूव करूंगा वो मटेरियल अपने आप ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लोड इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया, यील्ड पॉइंट क्रॉस कर लिया। तो फिर मैं लोड रिमूव करता हूँ तो उस मटेरियल में क्या होगा, कुछ ऑपोजिट फोर्स सेटअप हो गई होगी जो मटेरियल को वापस ले जाने की कोशिश करेगी, पर प्लास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वो अपना ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट में क्या दिखा कि उस मटेरियल की कुछ स्ट्रेंथ बढ़ गई, हार्डनेस बढ़ गई। इसी को मैं कहता हूँ स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग। अब बात करते हैं बॉस्टिंगर इफेक्ट की। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो मेरी एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पर छुट्टी थी, तो कोई वर्कर्स नहीं थे। तो कुछ लोग वहाँ घूमने आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ शटरिंग का और फॉर्मवर्क का मटेरियल वो साइड पे पड़ा था। तो उन्होंने अलग अलग स्टील की पाइप ली वहाँ से और वो खेलने लगे। तो उन्होंने क्या किया, पाइप को दोनों साइड से खींचने लगे, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर से उसे खींचने लगे। उन्होंने पाइप को इतना खींचा कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ थी वो मेरी यील्ड पॉइंट क्रॉस कर गई, मेरे मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। इस चीज को मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग कहा था। अब वो लोग तो खेल के चले गए। अब एक वीक बाद मेरा स्लैब कॉन्क्रीटिंग था। तो जैसे ही कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट हुआ तो कुछ समय बाद मुझे ये देखने को मिला, ये वही पाइप है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उन्होंने क्या की थी, खेल खेल में बढ़ा दी थी। तो उसी पाइप पर जब लोड लगा तो वो कंप्रेस क्यों हो गई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ कम हो गई। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं बॉस्टिंगर इफेक्ट। और ये चीज हमें जिसने बताई है उसका नाम है जे बॉस्टिंगर। तो अब देखो ऐसा क्यों हुआ। अब एक चीज याद रखनी है, ये इफेक्ट सिर्फ माइल्ड स्टील और इवन मटेरियल में ही देखने को मिलेगी। इवन मटेरियल यानी जिसकी टेंशन और कंप्रेशन में उस मटेरियल की प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों सेम हो। तो इसको ग्राफ में समझते हैं। तो देखो किसी भी मटेरियल पर अगर मैं टेंसाइल लोडिंग लगा रहा हूँ, वो भी इलास्टिक लिमिट तक, तो वो मेरा ग्राफ में O से A तक ट्रैवल करेगा। अब जैसे ही लोड रिमूव करेंगे तो फिर से वो A से O तक ट्रैवल करेगा। सेम चीज कंप्रेशन में होगी। तो ये बात हुई इलास्टिक लिमिट तक। तो यहाँ जो भी मुझे स्ट्रेस मिल रहा है टेंशन में और कंप्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब देखो मैं अगर ये मटेरियल में टेंशन फोर्स इंक्रीज कर दूं, मटेरियल की यील्ड क्रॉस करवा दूं, मटेरियल इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा। अब मैंने मटेरियल में से लोड रिमूव कर दिया तो वो मटेरियल B से C तक का पाथ ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है कि मटेरियल में कुछ स्ट्रेस है, वो कुछ गेन हो रहा है, वो स्ट्रेस कुछ बढ़ रहा है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अब मैं बात करूं, अगर मैं वही पाइप उसी मटेरियल पे मैं कंप्रेशन लोड लगा रहा हूं तो मेरा बीडेस पॉइंट तक ही ग्राफ में कंप्रेशन लग रहा है, जबकि इलास्टिक लिमिट में क्या होता था, ग्राफ मेरा एडेस पॉइंट तक आता था। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंप्रेशन में कुछ लॉस हो रहा है। तो अब पता चला कि वो पाइप थी, वो जब कॉन्क्रीटिंग किया तो क्यों कंप्रेस हो गई। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इन वन डायरेक्शन देन देयर इज ऑलवेज द स्ट्रेंथ डिक्रीज इन अदर डायरेक्शन। अरे भाई यही तो संसार का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉस्टिंगर ने स्टेटमेंट क्या दिया, गेन इन स्ट्रेंथ इन वन डायरेक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लॉस इन स्ट्रेंथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये चीज हमें डक्टाइल मटेरियल्स में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने मटेरियल में पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज किया तो उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई। तो सेम चीज रिवर्स में होगी, जब मटेरियल पे पहले मैं कंप्रेशन स्ट्रेंथ अप्लाई करूंगा तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। अब जो बुक में ग्राफ दिया है वो दोनों को कंबाइन करके दिया है, दोनों को मर्ज करके दिया है। अब बात करते हैं एक्चुअल कर्व और इंजीनियर कर्व इन टेंशन। तो देखो जब कोई स्पेसिमेन हम यूज कर रहे हैं टेस्ट परफॉर्म के लिए
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है। तो यहाँ से इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या निकल के आएगा, P/A। और एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही वो नेकिंग स्टेज में आएगा उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा था, हमने देखा था। तो यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेस मुझे मिल रहा है P/A और एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्चुअल स्ट्रेस इंक्रीज होगा। तो फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन एक्चुअल स्ट्रेस मेरा हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होगा, ज्यादा ही निकल के आएगा। अब बात करते हैं कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में तो एक बात याद ही रखनी है कि क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब जब किसी मटेरियल पे मैं कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, वो तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ से मैं एक्चुअल स्ट्रेस निकालूं P/A, अब एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फॉर कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील हमेशा मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस से क्या होगा, ज्यादा निकल के आएगा। सो इसी वजह से यहाँ उसकी यील्ड स्ट्रेंथ मिल रही है 263 न्यूटन पर mm² और स्लाइटली ग्रेटर देन टेंशन। अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर ग्रेड्स ऑफ स्टील इन टेंशन। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील हैव अ सेम वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस, और सभी स्टील में HTS यानी कि हाई टेंशन स्टील मेरा ब्रिटल होगा और जो माइल्ड स्टील है वो मेरा डक्टाइल होगा, और ये उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया बॉस्टिंगर इफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।